जस्ट इमेजिन आपको एक ऐसे आदमी का कॉल आ जाए जो फ्यूचर से बात कर रहा था, जिसके बाद उस आदमी ने अपने साथ होने वाली सारी बातें जान ली थी। पर समय के साथ इस तरीके की छेड़खानी करना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 1969 से होती है, जहाँ पर हमें फ्रैंक नाम का एक फायर फाइटर दिखाया जा रहा था। फ्रैंक तो अपनी वाइफ जूलिया और अपने बेटे जॉन के साथ रहा करता था। फ्रैंक की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रही थी। एक रात आसमान में अरोरा लाइट्स दिखाई दे रही थी। ये लाइट्स तो कई सालों में एक बार बनती हैं। अब हमें यहाँ पर पूरे 30 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर फ्रैंक का बेटा जॉन काफी बड़ा हो चुका होता है। लेकिन जॉन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि जॉन की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। यहाँ पर हमें एक रियलिटी पता चलती है कि जॉन के डैड फ्रैंक की मौत हो चुकी है। दरअसल उनकी मौत तो 30 साल पहले ही हो चुकी थी। जॉन तो अब अपनी मॉम जूलिया के साथ ही रहा करता था। अब यहाँ जॉन के घर पे उसका एक दोस्त आया हुआ होता है। जॉन का दोस्त साथ में अपने बेटे को भी लाया था। जॉन और इसका दोस्त तो एकदम बात करने में बिजी थे, तभी उसका बेटा स्टोर रूम में घुसकर एक अजीब तरीके के रेडियो को बाहर निकालता है। जॉन को जब ये बात पता चली तब वो वहाँ पर आकर कह रहा था कि ये रेडियो बहुत साल पहले मेरे फादर ने बनाया था। उस टाइम तो इन रेडियोस को यूज करने के लिए लाइसेंस लगा करते थे, लेकिन इस टाइम पर इन सारे रेडियोस का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ जॉन का दोस्त अपने बेटे के साथ वापस चला गया होता है। जॉन अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उस रेडियो को ऑन करके चेक करने लग जाता है, क्योंकि उसे अभी भी अपने फादर की याद आ रही थी। जॉन तो अकेला बैठा न्यूज देखने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आसमान में फिर से वही अरोरा लाइट्स दिखाई दे रही हैं, जो आज से 30 साल पहले दिखाई दी थी। तभी अचानक जॉन को अपने फादर द्वारा बनाए गए रेडियो में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जॉन ने जब रेडियो को ऑन किया तब दूसरी ओर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। वो दूसरा आदमी 1969 में हुए एक बेसबॉल मैच के बारे में बात कर रहा था। तभी जॉन कहता है कि इस मैच को खत्म हुए 30 साल हो चुके हैं, यानी कि जॉन ने ये सारी चीजें देख ली हैं। जॉन तो उस दूसरे आदमी को ये भी बता रहा था कि बेसबॉल में बार्सिलोना की टीम जीत जाएगी। उस दूसरे आदमी को भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। हमें यहाँ पर उस दूसरे आदमी का टीवी दिखाया जा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। तभी वहाँ पर उस आदमी का बेटा आ जाता है। वो दूसरा आदमी अपने बच्चे को लिटिल चैम्प कह के सोने के लिए कह रहा था। ये बात सुनकर जॉन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी उसके फादर लिटिल चैम्प कह के बुलाया करते थे। जॉन तुरंत उस दूसरे आदमी से उसका नाम पूछ रहा था। वो दूसरा आदमी अपने आप को फ्रैंक बताता है। जॉन एकदम शॉक होकर ये कह रहा था कि उसके फादर का भी नाम फ्रैंक था। वो एक फायर फाइटर थे और उन्हें बेसबॉल देखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो जो दूसरा आदमी जिसका भी नाम फ्रैंक था, वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दरअसल वो दूसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन का फादर ही है। बस फर्क इतना था कि जॉन इस रेडियो की मदद से अपने 1969 वाले डैड से बात कर पा रहा था। भले ही 1999 में जॉन के फादर मर चुके थे, लेकिन वो दूसरे टाइमलाइन में जिंदा होते हैं। जॉन को तो ये सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन उसका फादर फ्रैंक जो कि पास्ट में था, वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। तभी फ्रैंक सिगरेट पीते हुए अपने डेस्क को थोड़ा सा जला देता है, और ये इफेक्ट डायरेक्टली जॉन के टाइमलाइन में दिखाई दे रहा था, क्योंकि जॉन का भी डेस्क उसी प्लेस पर थोड़ा सा काला पड़ गया था। जॉन अपने फादर से कह रहा था कि एक दिन बाद आपकी मौत हो जाएगी। उस दिन फ्रैंक अपने फायर फाइटर की जॉब करते हुए मारे जाएंगे। साथ ही साथ जॉन अपने फादर को ये कह रहा था कि अगर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया होता तब वो एकदम सही सलामत होते। यहाँ फ्रैंक को लग रहा होता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, या फिर कोई डिटेक्टिव उसके ऊपर नजर रखे है। फ्रैंक ने डर के मारे जॉन का कॉल ही रख दिया था। यहाँ फ्रैंक जब अपने ऑफिस में आता है तब उसे टीवी देखने पर ये पता चला कि बार्सिलोना की टीम सच में हार चुकी है। जॉन ने उसे मैच के बारे में जो जो चीजें बताई थी वो पूरी की पूरी सच हो गई थी। फ्रैंक तो इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। अब यहाँ फ्रैंक अपने फायर फाइटिंग वालों की टीम के साथ एक जगह जाता है आग बुझाने के लिए। उस जलते हुए बिल्डिंग के अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए थे, इसीलिए फ्रैंक उसके अंदर चला गया था एक बच्चे को बचाने के लिए। ये वही मोमेंट था जहाँ पर फ्रैंक की मौत हो जाएगी। तभी फ्रैंक को अचानक से जॉन की एक बात याद आती है। जॉन ने कहा था कि अगर वो पास्ट में दूसरा रास्ता अपनाते तब उनकी जान बच सकती थी। इसीलिए फ्रैंक उस जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाता है, जिससे कि लिटरली फ्रैंक की मौत ही नहीं हुई। वो तो एकदम सही सलामत वापस लौट आता है। यहाँ 1999 में जॉन अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ मजे कर रहा था। तभी अचानक से उसके मन के अंदर अजीब तरीके की यादें
आना स्टार्ट हो जाती हैं। इन सारी यादों में जॉन अपने फादर को इमेजिन करता है जैसे लग रहा था कि उसके फादर कभी मरे ही नहीं थे। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद जॉन अपने दोस्तों से पूछता है कि मेरे फादर की मौत फायर फाइटिंग काम करते हुए हुई थी। तभी उसके फ्रेंड जॉन को ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसके फादर की मौत तो लंग कैंसर से हुई थी। जॉन को तो कुछ भी नहीं समझ रहा होता। दरअसल यहाँ पर बात सिंपल थी। 1969 में जॉन का फादर फ्रैंक अब मरा नहीं होता, जिससे कि पास्ट चेंज होने की वजह से पूरे प्रेजेंट की टाइमलाइन ही चेंज हो गई। यानी कि अब प्रेजेंट टाइम पर भी जॉन के फादर फ्रैंक जिंदा होते हैं। जॉन को तो अपने फैमिली पिक्चर में उसके फादर की भी फोटो दिखाई दे रही थी। यहाँ 1969 में फ्रैंक को भी यह एहसास हो जाता है कि जॉन और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा है जो फ्यूचर से बात कर रहा है। दोनों को इस गहरी सच्चाई का राज पता चल गया था। जॉन तो अपने फादर की इतने टाइम बाद आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जॉन अपने फादर फ्रैंक को ये भी एडवाइस देता है कि उन्हें सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में उनकी लंग कैंसर से मौत हो जाएगी। फ्रैंक जॉन की बातों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ रहा था। इसके बाद जॉन अपने डिपार्टमेंट में काम करने आ जाता है। जॉन का सीनियर उसे नाइट एंगल केस के बारे में बता रहा था जो पिछले कई सालों से चल रहा है। दरअसल नाइट एंगल एक सीरियल किलर है जो औरतों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। अब नाइट एंगल के हाथों से मरे हुए 10 विक्टिम सामने आए थे, पर जॉन कहता है कि शायद से नाइट एंगल ने तो सिर्फ 3 ही लोगों को मारा था। जॉन का सीनियर उसे कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब नाइट एंगल ने पूरे 10 कत्ल कर दिए हैं। जॉन एकदम से परेशान होकर वो सारी फाइल्स देखने लगा था। तब जाकर जॉन को ये पता चलता है कि उन सभी मरी हुई औरतों में से उसकी मदर भी एक थी। जॉन को कुछ भी नहीं समझ में आता, इसीलिए जॉन तुरंत इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने घर पर भागते हुए आ गया होता है, जहाँ पर लिटरली उसकी मॉम थी ही नहीं। जॉन की मदर तो उनकी फैमिली फोटोज में भी नहीं होती, यानी कि उनकी मौत कई सालों पहले ही हो चुकी है। जॉन तो रेडियो पर कॉल करके अपने फादर से बात करने लग गया था। जॉन फ्रैंक से कह रहा था कि शायद से टाइमलाइन में छेड़खानी करने की वजह से उसकी मॉम किसी वजह से मर चुकी है। इस टाइप के इंसिडेंट तो होने ही थे, क्योंकि जॉन ने अपने पास्ट वाले फादर से बात करके उनकी जान बचा ली थी, जिससे कि पास्ट का पूरा टाइमलाइन बदल गया। जॉन बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है क्योंकि उसी की गलती की वजह से उसकी मॉम मारी गई। जॉन अपने फादर फ्रैंक से कह रहा था कि उन्हें कैसे भी करके उस किलर को ढूंढना पड़ेगा ताकि उसकी मॉम वापस से आ जाए। जॉन ने डॉक्यूमेंट्स में देखकर बताया कि उसकी मॉम की डेथ 22 अक्टूबर को हुई थी। थोड़ी खुशी की बात यह होती है कि उसके फादर के टाइमलाइन में ये डेट आने में अभी 1 हफ्ते का समय बाकी था, यानी कि 1969 में जॉन के जो फादर मौजूद थे वो अभी भी किलर को ढूंढकर उसकी मॉम को बचा सकते थे। इसीलिए जॉन अपने फादर फ्रैंक को गाइड करता है कि वो किलर को कैसे पकड़ सकते हैं। जॉन के पास पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जिससे कि उसे पहले ही पता चल गया था कि वो किलर किसे मारने जा रहा है। वहाँ भूतकाल में जॉन का फादर फ्रैंक अपने बेटे के कहने पर एक बार के अंदर चला गया था, जहाँ पर नाइट एंगल लाकर एक नर्स का मर्डर करने वाला था। लेकिन फ्रैंक उन सारी औरतों के साथ बैठकर कुछ बातें करने लग जाता है, जिससे कि वो खतरनाक किलर उस औरत को मार ही नहीं पाया। वहाँ प्रेजेंट टाइम में जॉन के पास से उस औरत के डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, यानी कि पहली औरत नाइट एंगल के वार से बच चुकी है। इसी तरीके से जॉन अपने फादर को गाइड कर रहा था जिससे कि वो किलर को ढूंढ सके। लेकिन जब यहाँ पर फ्रैंक अपने बेटे जॉन के कहने पर एक जगह पर आया था, तब शायद से नाइट एंगल किलर को फ्रैंक के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए जब फ्रैंक वॉशरूम में गया तब नाइट एंगल फ्रैंक के पीछे आकर उसे लगातार मारना स्टार्ट कर देता है। नाइट एंगल ने तो फ्रैंक के वॉलेट में से बहुत सारी चीजें निकाल ली थी और वो फ्रैंक को इसी तरीके से छोड़कर चला जाता है। इन सारी चीजों की वजह से फ्रैंक अगली औरत का मर्डर होने से बचा नहीं पाया था। जब वो अपने फ्यूचर वाले बेटे जॉन के पास आकर ये सारी चीजें बता रहा था, तब जॉन फ्रैंक से पूछता है कि वो वॉलेट तुम्हारे पास है कि नहीं, क्योंकि अगर नाइट एंगल ने आपके वॉलेट को छुआ होगा तब उसके फिंगरप्रिंट वॉलेट पर लग चुके होंगे। इसीलिए अब जॉन ने अपने फादर फ्रैंक को ये कह दिया था कि वो वॉलेट को एक प्लास्टिक के अंदर डालकर एक ऐसी जगह पर छुपा दे जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित थी। फ्रैंक के ये सारी चीजें चेंजेस करते ही 30 साल बाद वाले टाइमलाइन में भी चेंजेस हो जाती हैं और अब जॉन लकड़ी के उसी जगह पर खुदाई करके फ्रैंक द्वारा छुपाए गए वॉलेट को ले लेता है। जॉन ने तो अपने डिपार्टमेंट में आकर वॉलेट पर लगे हुए सारे फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लेता है। ये फिंगरप्रिंट्स नाइट एंगल किलर के थे और अब काफी रिसर्च करने के बाद जॉन को ये भी पता चल गया था कि नाइट एंगल आखिर कौन है।
नाइट एंगल का असली नाम जैक होता है, जो पहले एक पुलिस वाला था। हालांकि 30 साल बाद अब नाइट एंगल बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए अब जॉन सीधा जैक के पास चला जाता है। हालांकि जॉन जैक को ये नहीं बताना चाहता था कि उसे पता है कि तुम ही नाइट एंगल हो। वो जैक को इनडायरेक्टली कहता है कि वो किसी नाइट एंगल नाम के अपराधी को ढूंढ रहा है और जल्द से जल्द वो उसे पकड़ लेगा। जॉन रेडियो पर आकर अपने फादर को जैक के बारे में सारी चीजें बता देता है। पर तभी 1969 वाले टाइमलाइन में जॉन के फादर फ्रैंक के पास पुलिस आ गई थी, क्योंकि उनकी टीम को लास्ट मर्डर के दौरान फ्रैंक के लाइसेंस डिटेल्स मिले थे। ये डिटेल्स नाइट एंगल ने जानबूझकर वहाँ पर छोड़े होते हैं ताकि इन सारी चीजों में फ्रैंक फंस जाए। और अब फ्रैंक के पास कोई भी सबूत न होने के कारण पुलिस वाले उन्हें जेल के अंदर बंद करना चाहते थे। इसीलिए अब फ्रैंक उस पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बता देता है। फ्रैंक कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि मैं अपने फ्यूचर वाले सन से बात कर सकता हूँ। उसने मुझे 30 साल में होने वाली सारी चीजें बता दी, जिससे कि हम मिलकर नाइट एंगल किलर का पता लगा सकें। और वो किलर और कोई नहीं बल्कि जैक शेफर्ड नाम का एक आदमी है। हालांकि पुलिस ऑफिसर फ्रैंक की बातों को एक मजाक ही समझ रहा था, इसीलिए वो फ्रैंक को लेके जाकर जेल में बंद कर देते हैं। अब उस जेल में जैक आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि नाइट एंगल था। जैक को आइडिया हो गया था कि फ्रैंक उसके बारे में सारी चीजें जानता है, इसीलिए जैक जल्द से जल्द फ्रैंक को मारकर खत्म करना चाहता था। जैक जैसे ही फ्रैंक को मारने के लिए अंदर जाता है, तभी उस जगह पर एक दूसरा ऑफिसर आ गया था, जिससे कि जैक अपना काम नहीं कर पाता। यहाँ मौका मिलने पर फ्रैंक पुलिस स्टेशन से भागकर निकल जाता है और अब तो वो सीधा जैक शेफर्ड के घर पर पहुंच गया था, क्योंकि उसके फ्यूचर वाले बेटे जॉन ने उसे बताया होता है कि जैक जिस भी औरत को मारता है वो उसकी एक ज्वेलरी अपने पास रख लेता था, और अगर उन्हें सबूत के तौर पर ये सारी चीजें मिल गयी तब वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते थे कि जैक ने मर्डर किया है। पर अब फ्रैंक वो सारे गहने ले ही रहा होता है, तभी जैक ने कमरे में आकर उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रैंक तो लगातार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा था। जैक तो एकदम पागलों की तरह फ्रैंक का पीछा करने लगा था। वो दोनों लड़ाई करते करते पानी के अंदर गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद फ्रैंक ने जैक का गला घोंटकर मार दिया था। फ्रैंक तो बिना कुछ सोचे समझे पानी से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि पुलिस वालों को जैक की बॉडी पानी के अंदर मिली ही नहीं। फ्रैंक अपने घर पर आकर रेडियो पर अपने फ्यूचर वाले बेटे से बात करने लगा था, लेकिन यहाँ जॉन अपने फादर को बताता है कि अगर आपने जैक को मार दिया है तब उसकी मदर भी नहीं मरनी चाहिए, लेकिन अभी भी फैमिली फोटो पर उसकी माँ की तस्वीर मौजूद नहीं होती। दोनों इन सारी बातों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी 1969 में फ्रैंक के ऊपर जैक ने हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 1999 में जैक का वो बूढ़ा रूप जॉन के ऊपर हमला कर देता है। दोनों ही टाइमलाइन में जैक जॉन और उसके फादर फ्रैंक के ऊपर हमला कर रहा था। वो दोनों कुछ समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर 1969 में फ्रैंक जैक के हाथ पर गोली चला देता है, जिससे कि 1999 में जॉन का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा था, बूढ़े जैक का हाथ अपने आप ही कटने लगता है, क्योंकि फ्रैंक ने पास्ट में उसके हाथ पर गोली मार दी थी। जैक फिर से जॉन के ऊपर हमला करता, तभी वहाँ पर फ्रैंक जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, वो आकर जैक को गोली मार देता है, क्योंकि जैक का कत्ल होने की वजह से पूरा टाइमलाइन ही चेंज हो गया था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से जॉन के डैड और मॉम जिंदा हो चुके थे। इसके बाद जॉन ने उस रेडियो को कभी भी हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि उसके लाइफ में सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। जॉन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और उसका एक बेटा भी हो गया। वो तो अपने मॉम एंड फादर के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगा था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।